हेलो फ्रेंड्स, सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। विज्ञान के कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूं। दैनिक जीवन में विज्ञान, ये पार्ट थर्ड है। जैसा कि आने वाले प्राइमरी और जूनियर सुपर टेट में साइंस से बहुत क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इसी से मैं आपके रिलेटेड बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। दिस इज अनादि मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, सीटी स्कैनिंग में क्या उपयोग होता है? उपयोग होता है आपका एक्सरे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, सीटी स्कैन या कंप्यूटेटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार के एक्सरे परीक्षण होता है, ठीक है। और इस क्या होता है, जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सीटी स्कैनिंग में जो प्रयोग होता है वो होता है एक्सरेज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। एफ बेंटिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। तो बताइए आप, इंसुलिन की खोज किसने की थी? देखिए, एफ बेंटिंग, एफ बेंटिंग इसका फुल फॉर्म है फ्रेडरिक बेंटिंग। देखिए, आपकी जो है इंसुलिन की खोज की थी वो आपकी की थी फ्रेडरिक बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग ने किया था, ठीक है। अब इंसुलिन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं आपको। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। यह बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इज इट राइट? तो और देखते हैं, अगर अग्नाशय में इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन बंद हो तो मूत्र या एवं रक्त में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और ये एक चीज और बताता हूं, इंसुलिन के अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह या डायबिटीज मेल्टिस नामक रोग हो जाता है। इज इट राइट? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए अगला प्रश्न, एलसीडी प्रोजेक्टर के आविष्कारक हैं। देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर के आविष्कारक कौन हो सकते हैं, इसको आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। जीन डॉल्गोफ, ब्रेडेनिच, डगलस एंजलबर्ट, फेडरिको फैगिन। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। एलसीडी प्रोजेक्टर का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एलसीडी प्रोजेक्टर का जो आविष्कार है वो आपका किया था जीन डॉल्गोफ ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा और जान लेते हैं, ब्रेडन इच ने किसका आविष्कार किया था? प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। ब्रेडन इच ने जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। किसका किया था? जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, डगलस एंजल बर्ट, डगलस एंजल बर्ट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। किसका किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर देखते हैं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? अब आपको बताना है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। ये हम अक्सर डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, जब भी कभी फ्रैक्चर हो जाता है या कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसमें डॉक्टर अमूमन बोलते हैं कि आप एक्सरे करा लीजिए। तो देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलहेल्म रोएंटजन, विलियम ली, एक्स रोल्सविक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, एक्सरे का आविष्कार किया था आपके ऑप्शन नंबर ए विलहेल्म रोंटजन ने, ठीक है। विलहेल्म रोंटजन। देखिए, एक्सरे का जो आविष्कार है वो आपका किया था विलहेल्म रोंटजन ने। तो थोड़ा सा आप एक चीज और नोट कर लीजिए, जो एक्सरे है इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा ये आप नोट कर लीजिए। तरंग दैर्ध्य परिसर क्या होता है इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं। 10 टू द पावर
-10 से लेकर के कितना होता है, -10 से लेकर के 10⁻⁻8 तक होता है। कितना होता है, -8 तक होता है। और इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होगी। 10⁻10 से लेकर के 10⁻8 मीटर तक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखिए। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए। एवांगलिस्ता टेरिसेली, चार्ल्स जेवियर थॉमस, एडवर्ड टेलर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, बैरोमीटर का आविष्कार आपके किया था एवांगलिस्ता टेरिसेली ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एवांगलिस्ता टेरिसेली ने किया था। देखिए, इसका उपयोग क्या होता है, वायु दाब मापी यंत्र कहा जाता है। वायु दाब मापी यंत्र होता है बैरोमीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देखते हैं। जेबी डनलप ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन देख लीजिए। न्यूमेटिक रबर टायर, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील, डीजल इंजन। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जेबी डनलप ने जो आविष्कार किया था वो आपका किया था न्यूमेटिक रबर टायर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए, इन्होंने जो है न्यूमेटिक रबर टायर का जो आविष्कार किया गया था वो किया था आपका 1887 में। कब किया था? 1887 में किया था। तो थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? देखिए, डीजल इंजन के आविष्कारक हैं रुडोल्फ डीजल। कौन है? रुडोल्फ डीजल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर देखते हैं। एलईडी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? देखिए, दो तरह से प्रश्न बनते हैं। ये तो दैनिक जीवन का प्रश्न है, तो आपसे ये पूछ लेता है कि दैनिक एलईडी का आविष्कार किसने किया। और कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। जी बिल्कुल, सुपर टेट में ऐसे भी प्रश्न आते हैं। आपको एलईडी दे देगा, एक एब्रिविएशन दे देगा, उसके बाद आपसे बोलेगा कि आपका ये फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये भी नोट करते जाना है। देखिए, एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो देखते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। निक होलोनिक, एलियास होवे, चक हल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, एलईडी का जो आविष्कार है वो आपका किया था निक होलोनिक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। निक होलोनिक जूनियर ने प्रथम प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आविष्कार किया था। और यह आविष्कार कब किया गया था, यह भी नोट कर लीजिए। यह आविष्कार किया था 1962 में। कब किया था? 1962 में। और आप एक चीज और नोट कर लीजिए, यह आविष्कार जिस कंपनी ने, ये जिस आविष्कार जिस कंपनी के अंडर में हुआ था उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की प्रयोगशाला में वैज्ञानिक के पद पर कार्य करते हुए किया गया था। ठीक है, और ये किसने किया था? निक होलोनिक ने किया था। और एक चीज और जान लेते हैं निक होलोनिक के बारे में। जो निक होलोनिक है, इन्हीं को हम एलईडी का जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलईडी का जनक भी कहते हैं निक होलोनिक ने। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर देखते हैं। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो इसका उत्तर बताइए। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। जब प्रोटीन पानी से छितरा जाता है। देखिए, छितरा जाता है का मतलब होता है तितर बितर हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है। देखिए, जब पानी में वसा छितरा जाता है, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं। गुलिकाएं क्या होता है? फैट ग्लोब्यूल्स होता है। ठीक है, फ्लैट ग्लोब्यूल्स होता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या होता है? जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो इसका आपको सही उत्तर बताना है कि क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। मक्खन कोलाइड कब बनता है? मक्खन कोलाइड बनता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं। कब हो जाती हैं? जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरा जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9, उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है। देखिए जो आम होते हैं ये भी पकाए जाते हैं, ठीक है, रसायन इसमें डाला जाता है, केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है इनको पकाने के लिए। तो आपको बताना है कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है, वो कौन सा ऐसा रसायन है जो आम को पकाने के काम में आता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए देखते हैं इसके कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। देखिए जो आम को पकाने का जो आपका रसायन है वह है कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आम को पकाने का जो रसायन है वह है आपका कैल्शियम कार्बाइड। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फाइड का अगर आपसे पूछ लेता है कि रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछता है, नोट कर लीजिए, CaS। क्या होगा? CaS। तो चलिए बढ़ते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपसे पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होगा? CaCO3। CaCO3। कैल्शियम क्लोराइड का क्या हो सकता है? CaCl2। CaCl2। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको यह बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। हाइपो, बोरेक्स, फिटकरी, सूखी बर्फ। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं सूखी बर्फ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही सामान्यतः सूखी बर्फ होती है। क्या होती है? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है यही होती है सामान्यतः सूखी बर्फ। और सूखी बर्फ जो होती है अत्यधिक ठंडी होती है। कैसी होती है? अत्यधिक ठंडी होती है, जिसका तापमान 78, कितना होता है? 78.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं? तो इसका उत्तर बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो लाफिंग गैस होती है वो आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए अगर आपसे पूछ लेता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल नेम क्या होता है, तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल नेम जो होता है वो होता है N2O। क्या होता है? N2O। ठीक है, और ये देख लेते हैं, हास्य गैस मीठी हवा तथा हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानी जाती है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर देखते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिए ऐसे प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन हैं। ये आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्राइमरी और जूनियर टेट लेवल में। तो जो आने वाला सुपर टेट है ये कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। आप इसलिए किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिए और सभी प्रश्नों को आप नोट करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे तो आपकी जो रेगुलरिटी है क्वेश्चन को टैकल करने की वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इसी तरह से आप एक सरकारी सीट प्राप्त करने में भी पूरा सहयोग स्वयं का ही करें। तो चलिए बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। CW शैले, हुक, हिजनबर्ग, विलियम्स। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए ऑक्सीजन की जो खोज है वो आपकी की थी CW शैले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विरंजक पाउडर होता क्या है। देखिए, विरंजक जो पाउडर होता है इसी को हम डेली लाइफ में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। आपने सभी सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। विरंजक पाउडर को ही ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है, ठीक। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको क्या बताना है उसका देख लीजिए। Ca ब्रैकेट के अंदर Cl और ब्रैकेट क्लोज, यहां पर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या है? देखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर बताइए। विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वह गैस है आपकी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लोरीन, ठीक है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैंने उसी का आपको फॉर्मूला दिया था। देखिए, विरंजक चूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है, ठीक है। इसका निर्माण भी मैंने आपको बता दिया कि विरंजक जो चूर्ण होता है इसका निर्माण चूने और क्लोरीन में से होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर देखते हैं। सिरका क्या है? देखिए, सिरका अक्सर खाने में इसको प्रयोग किया जाता है। चाउमीन बनती है, नूडल्स बनता है, जब उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है और हम डेली लाइफ में इसका यूज भी करते हैं सिरका का। तो इसको आपको देखना है कि सिरका एक्चुअली है क्या। देखिए, तनु एसिडिक एसिड, ग्लाइसल एसिटिक एसिड, ग्लाइसल फार्मिक एसिड, तनु फार्मिक एसिड। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, सिरका जो है वह है आपका तनु एसिटिक एसिड, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज और बता देते हैं कि तनु एसिटिक एसिड का फुल केमिकल नेम क्या हो सकता है। देखिए, इसका आप जरा नोट कर लीजिए। जो आपका है एसिटिक अम्ल, उसका जो केमिकल नेम है वह है CH3COOH। ये आपका इसका रासायनिक नाम है CH3COOH। देखिए, एसिटिक अम्ल का 40% जलीय विलयन सिरका कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का कितने प्रतिशत जलीय विलयन सिरका कहलाता है। तो उसको आपको उत्तर देना है कि ये कहलाता है 40%, 40%, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर देखते हैं। नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है। देखिए, नींबू में स्थित अम्ल का नाम बताइए। इसका ऑप्शन देख लीजिए। फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, इन सभी में क्या पाया जाता है? इन सभी में पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिट्रिक एसिड। क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। नींबू में जो स्थित अम्ल होता है वह आपका होता है साइट्रिक एसिड। इज इट क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं कि साइट्रिक एसिड का आपसे पूछता है कि केमिकल नेम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, साइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है C6H807, ठीक है। साइट्रिक एसिड का जो केमिकल नेम है वो है आपका C6H8O7। इज इट क्लियर? अब देखते हैं कि मैलिक अम्ल, जो मैलिक अम्ल है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। देखिए, दूध खट्टा हो जाता है तो ये आपको बताना है कि किसके द्वारा खट्टा हो जाता है। ऐसा कौन सा एसिड होता है जो उसको प्रेरित करता है खट्टे होने पे। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं।
एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो देखिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए जो दूध का खट्टापन है उसका उत्तरदायी होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैक्टिक एसिड जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। नोट कर लीजिए, C3H6O3, C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का ये होता है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर देखते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं के वेल्डिंग करने में होता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, एथिलीन, एसिटिलीन, ग्लाइकॉल, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। देखिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग, आपका ये पूछ रहा है कि किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एसिटिलीन। थोड़ा सा एसिटिलीन के बारे में भी जान लेते हैं। एसिटिलीन की खोज, देखिए एसिटिलीन की जो खोज है वो आपकी की थी एडमंड डेवी ने। किसने की थी? एडमंड डेवी ने की थी। और वो कब की थी? वो की थी आपकी 1836 में। कब की थी? 1836 में। देखिए जो एसिटिलीन होता है यह प्रयोगशाला में कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने में प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बहुत जान लिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर देखते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आप सभी को मालूम होगा। नींबू का खट्टा स्वाद सिट्रिक अम्ल की मौजूदगी के कारण होता है। यह अचार, मुरब्बा और इन सभी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चारकोल घर में क्या जलाकर बनाया जा सकता है। तो देखिए चारकोल आप सभी जानते होंगे, जब कभी डामर रोड बनती है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक जगह चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लैक सा मटेरियल होता है उसी को हम चारकोल बोलते हैं, जो डामर रोड पर बिछाया जाता है। तो देखिए ये कैसे बनता है। हवा की अनुपस्थित में लकड़ी को, ठीक है, और इसके बाद देखते हैं ऑप्शन, हवा की अनुपस्थित में कोयले को, ठीक, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर कोयले को, हवा की पर्याप्त आपूर्ति न होने पर लकड़ी को, किसको जलाने पर चारकोल का निर्माण हो सकता है। ठीक है, देखिए हवा की अनुपस्थित में लकड़ी को जलाने पर चारकोल का निर्माण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए चारकोल जो है लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयला भी कहा जाता है। चारकोल को हम लकड़ी का कोयला या कास्ट कोयला भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और नोट कर लीजिए आप, चारकोल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। देखिए प्रश्न कई प्रकार से आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रश्न सिर्फ एक ही प्रकार से बनता है, प्रश्न कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यह भी नोट कर लीजिए कि चारकोल में जो कार्बन की मात्रा होती है वह आपकी होती है लगभग 80%। कितनी होती है? लगभग 80% होती है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डेली लाइफ से जुड़ा हुआ भी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका जवाब जानते भी होंगे। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन का, मीथेन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का, मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा।
देखिए, खाना बनाने के लिए प्रयुक्त जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। अभी अगर आपसे पूछ लेता है कि मीथेन का केमिकल नेम क्या है और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल नेम क्या है, मैं उम्मीद करता हूं ये आप सभी को आता भी होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बायोगैस में मीथेन का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। तो चलिए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, मीथेन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, वो आपको बताना है कि वो कितनी होती है। वो होती है करीब 50 से लेकर के 70% तक। कितनी होती है, मीथेन की जो मात्रा होती है वो 50 से लेकर के 17% तक होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। देखिए, प्रश्न कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको जवाब सभी पता होने चाहिए। देखिए, मीथेन आपको बता दिया CH4 होता है और 50 से लेकर 70% तक इसमें मिश्रण मीथेन का होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो आपकी होती है 25 से लेकर के 50% तक। कितनी होती है, 25 से लेकर के 50% तक, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार।